going to read about, we're going to study about the features of a federal government. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि फेडरलिज्म इज बेसिकली डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. So that is not the only feature of the constitution. That's not क्या हुआ? Okay. Cut. Words कुछ कोई आ रहा है. Okay. Take 2. So now students we are going to study about the features of a federal government. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक फेडरल गवर्नमेंट में डिविजन ऑफ पावर्स होती है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में. So that is not the only feature of a federal government. There are more features of a federation. So these 4, ये 4 features होते हैं एक फेडरल गवर्नमेंट के. So first of all जो हमने पहले पढ़ा है कि division of powers. That means there are 2 sets of polities. So there is division of powers between the center and the state, between this राष्ट्र like जो केंद्रीय सरकार and राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में पावर्स डिवाइडेड होती हैं. नाउ ये पावर्स डिवाइडेड कैसे होती हैं? नाउ इसमें ये किस प्रकार से डिवाइड होती है? इस प्रकार से कि जो नेशनल सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो सब्जेक्ट जो ऐसी चीजें जिन पे सिर्फ कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, जो सब पूरे राष्ट्र के इंटरेस्ट में है, वो सारे सब्जेक्ट्स नेशनल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. जैसे कि डिफेंस, जैसे कि टेररिज्म, जैसे कि all these like defense and boundaries and like international relations, ये सारी चीजें नेशनल इम्पोर्टेंस की चीजें होती हैं जो केंद्र सरकार ही देख सकती है. जो राज्य सरकार का उसमें भाग लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता. सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, पीस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो नेशनल गवर्नमेंट ही उन चीजों पे लॉज बना सकती है. अब जो सब्जेक्ट्स हैं जो रीजनल इम्पोर्टेंस के हैं, जो हम एक राज्य में जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे सब्जेक्ट्स जिन पे लॉज बनने चाहिए, वो सारे लॉज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. जो रीजनल इम्पोर्टेंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट उन पे लॉज बनाती है. इसका मतलब सिर्फ इन दोनों ये सब्जेक्ट these subjects actually mean that there is a 3 lists. Basically there are 3 lists of subjects. One is the union list, one is the state list and one is the concurrent list. तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है. जो स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं. और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं. नाउ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट इज अ फीचर ऑफ Indian Federation, but these features are of federalism as in general, because ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बात करते, ये सारे फेडरेशन, these are the features of a federal government, not the Indian federal government. जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो आगे भी जाके हम इंडियन फेडरेशन से रिलेशन में पढ़ेंगे. So now we understood कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के लॉ के परव्यू में आते हैं. जो रीजनल का इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं. Now the second feature, there are 2 sets of identities. One is the national identity and as well as a local identity. इसका मतलब ये है कि हम अगर एक फेडरेशन में जी रहे हैं या हम एक फेडरेशन के अंदर जी रहे हैं, तो हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम भारत से आए हैं तो हमारी आइडेंटिटी है भारतीय, कि मैं एक भारतीय नारी हूँ, हम एक भारतीय संस्कृति के लोग हैं. सो दैट गिव दैट काइंड ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. जो हम अपने आप को इंडियन बुलाते हैं, दैट इज द नेशनल आइडेंटिटी दैट अ फेडरेशन इज गिविंग अस. So being an Indian is my national identity. Now being an Indian, this gives me a sense of national unity. तो इस मामले में and that is not the only identity a federation gives us.
एक लोकल आइडेंटिटी भी मिलती है। सपोज अगर मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाबी हूँ, या अगर मैं बंगाल से हूँ तो मैं बंगाली हूँ। सो दैट काइंड ऑफ so this federation, because we have different states, we have a lot of states, we have a lot of regions within our country, so we will have a national identity that is of an Indian and a local identity as well, that is of a Punjabi, Bengali, Kashmiri, all these states जहाँ जहाँ से region, जिन जिन region से हम आए हैं वो हमें अपनी local identity देते हैं। एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लोकल आइडेंटिटी हमें क्या, इस लोकल आइडेंटिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। इस लोकल आइडेंटिटी से हमें ये पता चलता है कि हाँ, वी कैन गवर्न आवरसेल्फ, कि हम एज अ स्टेट, एज अ रीजन, वी कैन गवर्न आवर आवर कम्युनिटी। हम अपनी कम्युनिटी के अंदर कैसे जीते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट के अंदर अलग रूल्स हैं, अलग नॉर्म्स हैं, तो वो स्टेट अपने आप बनाते हैं। वो ही लोकल आइडेंटिटी, व्हेन वी रिलेट टू आवरसेल्फ एज अ लोकल इंडिविजुअल, हमारे कुछ नॉर्म्स अलग होंगे एंड वोंट बी सिमिलर and they won't be similar to all the states of India. So that kind of local identity gives us the importance, or reflects our self-governance. Now, अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अल्टीमेट पावर नहीं होती। अगर डिवीजन ऑफ पावर्स है नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो डिवीजन ऑफ पावर्स हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड पावर्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है और नेशनल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि both governments have limited powers. Both the governments, central and state governments के powers limited होते हैं। उन दोनों को अल्टीमेट पावर्स नहीं मिलती। जैसे कि मैंने बताया था कि कि अगर सपोज स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉज मेक कर सकती है, कुछ सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो भी कुछ ही सब्जेक्ट्स पे लॉज, कानून बना सकती है। सो बोथ गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड पावर्स, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उन दोनों के पास अनलिमिटेड पावर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी पावर्स पे लिमिटेशंस भी डाली हैं। नाउ द थर्ड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि एक फेडरल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल गवर्नमेंट का संविधान हमेशा लिखित में होना चाहिए। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, whereas ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रॉपर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट। नाउ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कुछ भी अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में कुछ चेंजेस लाने हैं, या उसको मॉडिफाई करना है, या कुछ भी किसी भी प्रकार का बदलाव लाना है संविधान में, तो वो बदलाव हम इतने आसानी से नहीं ला सकते। हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो अब लिखी गई थी वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे लिखी गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियल्स पे लिखी थी, एंड वो और इस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम कभी भी इतने आसानी से अमेंड नहीं कर सकते। और दिस कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट बी अमेंडेड until both the national government and state governments agree. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स पे ही, सब सब्जेक्ट्स पे नेशनल गवर्नमेंट को भी अग्री करना पड़ेगा या स्टेट गवर्नमेंट को भी अग्री करना पड़ेगा अगर कोई अमेंडमेंट लाना है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इन दोनों के अंदर जब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स डिवाइड की गई हैं, उस चीज को, उन प्रिंसिपल्स को, उन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के रूल्स को तुम तब तक चेंज नहीं कर सकते, तब तक बदल नहीं सकते जब तक दोनों स्टेट गवर्नमेंट, दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अग्री ना करे। उन दोनों को मानना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं आ सकता विद रिगार्ड टू पावर शेयरिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज ऑलवेज सुप्रीम। जैसे कि मैंने कहा कि हमें पावर्स, हमें हर रूल्स हमारी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती हैं, कि इन स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट वुड नॉट एग्जिस्ट अगर संविधान में उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं लिखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल पावर्स,
of all rules and of all regulations, yeah, and of all rights also. So the fourth feature now of the federal government is कि एक फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए. हमने जुडिशरी के बारे में अपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स एंड जजेस and the chief justice of India. So the judiciary should in a federal government should always be independent. Independent का मतलब है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी सरकारी संस्थान उन पे हावी नहीं हो सकती. So independence of judiciary is a very important feature of any federal government. कि because जुडिशरी जो है वो कभी भी बायस, इसलिए उसका इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है. बिकॉज जुडिशरी ऑलवेज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग. अब देखो, इस डिविजन ऑफ पावर्स, इस ऐसी डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इस डिविजन ऑफ पावर्स में कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. और ये कॉन्फ्लिक्ट they're bound to happen. कि the national government and state governments would always disagree regarding some aspect of power sharing given within the constitution. So judiciary का काम क्या है? Judiciary in conflict, इन झगड़ों को resolve करती है. वो इन सेंटर और स्टेट के बीच में जब भी किसी मामले में किसी बात का विवाद हो जाए पावर शेयरिंग के सब्जेक्ट पे, तो जुडिशरी, द जजेस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वुड एक्चुअली रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हमेशा रेजोल्यूशन जो होता है वो हमेशा जुडिशरी ही करती है. नाउ all the disputes between center and state will be decided ultimately by judiciary. And ये कैसे जुडिशरी में क्या होता है? जुडिशरी में हम फॉर एग्जाम्पल एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होता है. मोस्टली हर कंट्री में एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होता है जो which acts as a guardian of the constitution. वो कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला समझ लो इसको, कि वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी प्रकार से इंटरप्रेट करके ये बता सकता है कि कहाँ कौन गलत है. So all these judges of Supreme Court, when they rule, when they are giving their verdicts regarding any dispute between the center and the state, it will be their supreme decision because they are the guardians of the constitution. They can declare any aspect of the constitution as null and void. So they are the best judges of how to resolve conflicts between people. Now that all these four features are very important in a federal government. One was division of powers, जो हमने पहले भी किया था कि national importance के subjects national government के अंदर होंगे, regional importance के subjects state governments के अंदर होंगे. And the second point was that there will be two sets of identity. हमारी national identity of an Indian, for example, and a local identity of any region or state. Then we study about the written and rigid constitution कि मतलब constitution हमेशा लिखित होना चाहिए, वो इतनी आसानी से amend नहीं हो सकता and वो हमेशा supreme रहेगा. Then the fourth one कि एक independent judiciary होती है जो resolve करती है all these disputes between the center and the state regarding distribution of powers.